गाइस, वेलकम टू जीके वेंडर। हम लोग जनरल साइंस पढ़ना शुरू किए हैं और हम लोग शुरुआत किए हैं फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स का एक वीडियो आ गया है, ये पार्ट 2 है फिजिक्स का। और आज हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन। चलिए, तो मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर नाम दिया गया है चैप्टर का। ठीक है, तो मोशन क्या होते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its surrounding with time, then the object is said to be in motion. The time rate, the time rate of change of position of the object in any direction is called speed. देखो भाई, स्पीड जो है ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, हालांकि वेलोसिटी होता है v से v, याद रखना। वेलोसिटी होता है वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, लेकिन स्पीड हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। यानी स्पीड में हम लोग डायरेक्शन का चर्चा नहीं करते हैं। तो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन तो हम स्पीड बोल देंगे। वहीं चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन अगर हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये तो सबको पता होगा। The shortest path between the final and initial position of an object is called displacement. ठीक है, शॉर्टेस्ट। जैसे मान लो ये पॉइंट ए से कोई पॉइंट बी तक गया, और जैसे गया इसका पाथवे का अगर ऐसे हम लोग देखें तो ये पॉइंट बी हो जाता है। तो ऐसे करके आए, इधर गए, तो ये पूरा अगर हम देखेंगे इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हम इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएंगे, हम सीधा यहाँ से यहाँ आएंगे। तो ए और बी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये, लेकिन ए और बी का डिस्टेंस हो जाएगा ये। जैसे वो गया है ये हो जाएगा डिस्टेंस, और सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलो, समझ में आ गया होगा तुम लोग को, और ये तो खैर पता ही होगा। एक आध किसी को नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा बोल दिया उनके लिए। चलो, the rate of change of displacement of a body is called velocity. वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अगर तुमको बोलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब देखो, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। हम्म, चलो देखो, अगर ए से बी जाओगे तो जितना डिस्टेंस कवर किए हो, और जो उसके और ये डिस्टेंस कवर में जितना टाइम लगा है, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। लेकिन ए और बी से जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या है और टाइम क्या लगा है, डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम हो जाएगा, तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। चलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, उसको ही बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन a straight line at a constant speed, then it is not एक्सेलरेटिंग। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है टाइम टू टाइम इंक्रीज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होना है तो भाई स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। टाइम टू टाइम जैसे टाइम बीतेगा स्पीड बढ़ना चाहिए। अगर जैसे टाइम बीत रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसको हम एक्सेलरेशन कह देंगे, अगर वेलोसिटी घट जाएगा तो उसको हम रिटार्डेशन कह देंगे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, जो वेलोसिटी था ऐसा ही है, तो इसका मतलब हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो जीरो बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो। तब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। और इसको हम अलग तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल जिसका बात हम, या ऑब्जेक्ट जिसका बात हम कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है। स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड नॉट बी एक्सेलरेटिंग, जाहिर सी बात है भाई, है ना, दिक्कत। There are various type of motion
प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलता है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब देखने को मिलता है। देखो क्या बोल रहा है नोट में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट, ये हर एक जो यहाँ पर बोल रहा है ये सारा वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक इसका डायरेक्शन होता है यानी वेक्टर। वेलोसिटी, वही अगर पूछ देगा डिस्टेंस तो स्केलर हो जाएगा। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन है, मतलब वेक्टर। अगर बोलेगा स्पीड तो स्केलर। एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन, मतलब वेक्टर। इनका से सबका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है यानी रिटार्डेशन, यानी वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। बट डिस्टेंस एंड स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखो भाई साहब, इसको ध्यान देना, बहुत गंदे तरीके से ध्यान देना इसमें, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। ये ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब आ जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन, when an object is thrown obliquely near the earth's surface, its motion on a parabolic path, this is called projectile motion। तो जैसे आप मान लो कोई फील्ड में खड़े हो और एक पत्थर उठा के फेंका, तो जैसे पत्थर आप फेंके फेंके हैं, ग्रेविटी के कारण वो क्या होगा, धीरे 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 जाके नीचे गिरेगा। तो जैसे आप फेंका, जैसे गिरा, इसके बीच में जो पाथवे का जो पाथवे फॉलो करके वो गिरते हैं वो पत्थर, तो इसका अगर देखा जाए मैथमेटिक्स के हिसाब से, इसका जो पाथवे है इसको हम पैराबोलिक कह देंगे, और फिजिक्स में इसको बोल देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या याद रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि when an object is thrown obliquely near earth surface is motion form a parabolic path। और ऐसे पैराबोलिक पाथ में अगर वो मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, टू अचीव मैक्सिमम रेंज, द रेंज मीन्स डिस्टेंस, जहां से तुम फेंक रहे हो सबसे ज्यादा दूर पहुंचे, अगर ये तुम चाह रहे हो मैक्सिमम रेंज के लिए, बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री। फॉर्मूला से ये प्रूव भी किया जाता है कि क्यों 45 डिग्री ही मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर तुमको प्रूफ से कोई मतलब नहीं, तुमको रट देना है। ठीक है, तुमको क्या करना है बाबूजी, रट रट देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू achieve maximum range body should be projected at an angle of 45 degree, therefore a long jumper takes jump at angle of 45 degree। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये लॉन्ग जो लॉन्ग जंप जो करते हैं उनको 45 डिग्री में जंप देना चाहिए। लॉन्ग जंपर टेक्स जंप एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। To achieve maximum height, the body should be projected at an angle of 90 degree। ये पर भी इम्पोर्टेंट बात आ गया है ना, ये सब रटने वाली बात है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम पॉइंट, बोथ विल रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये बात कितना इंपॉर्टेंट है तुम देखो एक बार, है ना। है ना, when a body is dropped freely from the top of the tower and another body is projected horizontally from the same point, मतलब ये तुम मान लो तुम एक टावर के ऊपर खड़े हो, तो वहां से कुछ तुम फ्रीली फेंक दिया नीचे, मतलब फ्रीली बस छोड़ दिया, फेंका नहीं, जस्ट हाथ को छोड़ दिया बस, वो आप ऑटोमेटिक ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। तो तुम उसी सेम पॉइंट में एक पत्थर को, वेट दोनों का सेम है, दूसरी सेम वेट का पत्थर को तुम प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका, तो बोल रहा है एक ही टाइम में ये जाके नीचे गिरेगा। व्हेन, कुछ समझ में आया।
ये चीज जो मैं बताया इस पे ध्यान देना, ठीक है। When a body is dropped freely from the top of the tower and another body is projected horizontally from the same point, both they reach the ground at the same time. चलो, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या बोल रहा है? When a body mass moves along a circular path, then its motion is called circular motion. An artificial satellite orbiting the Earth at a constant speed. A fan's blades rotating around a half. हाफ मतलब फैन का जो बीच वाला पोर्शन, ऐसे होता है ना फैन जी? कैसे होते हैं फैन? फैन का बीच में ऐसे रहता है ना, फिर इधर एक ब्लेड रहता है, इधर एक ब्लेड रहता है, इधर एक ब्लेड रहता है। तो ये जो बीच वाला है इसको हम हाफ बोल देंगे फैन का, ठीक है। तो ऐसे ये क्या आ गया भाई? हम्म, चलो। तो ऐसे अगर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह जो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं अर्थ के कांस्टेंट स्पीड में, ये भी सर्कुलर मोशन में है। फैन का ब्लेड जो घूम रहा है ये भी सर्कुलर मोशन में है। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस देखो। द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी which takes place such a way that all of its particles move in circle about an axis with common angular velocity, it is called rotational motion. And oscillating table fan, ठीक है, एंड ऑसिलेटिंग टेबल फैन। तो ये सब चीजें हो जाता है। टेबल फैन जो देखो, ऑसिलेटिंग टेबल फैन में दोनों तुमको देखने को मिल जाता है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है भाई, बता देता हूँ तुम लोग को। ऑसिलेटिंग टेबल फैन अगर बोल देगा ना, तो इसमें तुमको दोनों देखने को मिल जाएगा। क्या क्या देखने को मिल जाएगा? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। क्योंकि सर्कुलर मोशन इसका जो ब्लेड, इसका जो फैन का जो ब्लेड हो रहा है, ब्लेड ब्लेड में सर्कुलर मोशन देखने को मिल जाएगा। रोटेशनल मॉडल ये जो ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब होता है ना टेबल फैन का मुंडी इधर उधर घूमते हैं, तो जो मुंडी घूम रहा है इसको हम बोल देंगे रोटेशनल मोशन। तुम लोग समझ जाना, हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है मेरा डिजिटल में। चलो, ठीक है। ऑसिलेशन जो हो रहा है ये रोटेशनल मोशन है। यानी ऑसिलेटिंग टेबल फैन में दोनों टाइप का मोशन देखने को मिलता है। रोटेशनल मोशन समझ में आया? सर्कुलर मोशन क्या? व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे सैटेलाइट घूम रहा हो और जैसे फैंस ब्लेड घूम रहा हो। रोटेशनल मोशन मतलब मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी व्हिच टेक्स प्लेस सच ए वे दैट ऑल ऑफ इस पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल इसके अंदर है, मूव सर्कल में घूम घूम रहे हैं अबाउट एन एक्सिस विद ए कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, जैसे कि ऑसिलेटिंग टेबल फैन। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग। न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन, इसको बड़ा करें थोड़ा। चलो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या बोल रहा है? न्यूटन प्रोपाउंडेड थ्री लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन तीन लॉ ऑफ मोशन दिए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ में क्या बोला जा रहा है? एवरी बॉडी रिटेन्स, तुमको सबसे पहले मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, मतलब मतलब जैसे कि इसका तुम देख लो, फास्ट मोशन, फास्ट लॉ समझने के लिए ये याद रख सकते हो। जैसे तुम कोई बांस के अंदर, ये एक बांस है मान लो, इसके अंदर तुम खड़े हो, तो बांस में कितना भी तुम हिलाओ बांस नहीं हिलेगा, है ना। लेकिन वही बांस या तो कार को तुम बाहर से खड़ा होकर हिलाने का कोशिश करोगे तो हिल जाएगा, ठीक है। और रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मैं और एक बताता हूँ, बांस छोड़ो, ऑटो लो। ये मान लो एक ऑटो है,
ठीक है, ये एक ऑटो है। ऑटो में अंदर बैठ के तुम कितना भी उसको पुश करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाहर से ऑटो को पुश करोगे तो ऑटो चलने लगेगा। तो ये हो जाता है न्यूटनियन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Everybody retains its state of rest or state of motion until an external force is applied on it. है ना? Everybody retains in its state of rest or motion until an external force is applied on it. जैसे कोई एक पत्थर पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा जिंदगी भर। अगर तुम उसको जाके हिलाओगे तो ही हिलेगा, है ना? अब तुम पूछोगे कि भाई अ, जो कोई चल रहा है, जैसे कोई मान लो पत्थर फेंक दिया, है ना? पत्थर फेंक दिया तो उसको जो फेंका हुआ पत्थर है वो तो मूविंग बॉडी है। तो वो फिर क्यों वो मतलब क्यों अपना रेस में आ जाते हैं बाद बाद में? कि रेस में इसलिए आ जाते हैं कि उसमें उसको फोर्स अप्लाई हो जाता है। कैसे? जैसे जमीन में गिरते हैं तो जमीन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका जो मोशन है स्टॉप हो जाता है ना? तो ये सब बात हो जाता है। देखो, दिस इज मतलब जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो बॉडी मोशन में है मोशन में रहना चाहता है। ये हो जाता है न्यूटनियन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो। इसमें ध्यान देना जरूरी है। इसको लॉ ऑफ, ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ गैलीलियो। अच्छा, एग्जाम्पल, पार्सन वही एग्जाम्पल दे दिए, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ना। ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड एंड इफ बस इज सडनली स्टॉप देन द पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू ऐसे। नहीं, थोड़ा अलग है। जैसे कि बस में तुम खड़े हो, अचानक से बस जो है ब्रेक डाल दिया, लेकिन तुम्हारा बॉडी बस के साथ मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रेक दिया तुम्हारा मूविंग बॉडी अचानक से मूवमेंट रुक गया। तो ये, लेकिन वो चाहता है मूवमेंट चलता रहे, इसलिए सामने झुक जाता है बॉडी, है ना? वही खड़ा हुआ बस जब चलना शुरू करते हैं तब तुम्हारा बॉडी फिक्स था, वही जैसे ही चलना शुरू होते तुम्हारा बॉडी फिक्स रहना चाहते हैं। लेकिन बस चल दिया तो तुम्हारा बॉडी भी तो बस में ही खड़े हो ना, तो वो चलना पड़ेगा उसको, लेकिन चलना नहीं चाहता है, इसलिए क्या करते हैं, पीछे झुक जाता है। तो ये सब बातें हो जाता है। इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया और बोल देते हैं लॉ ऑफ गैलीलियो। अब हम लोग आ जाएंगे सेकंड लॉ में। आ जाए सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में क्या बोलते हैं, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? मोमेंटम क्या होता है पता है? मोमेंटम, मोमेंटम जो है, मोमेंटम का मतलब हो जाता है एम इंटू ए। एम यानी मास, सॉरी, ए नहीं होगा, भी। ठीक है, एम भी ये हो जाता है मोमेंटम। एम मतलब मास, भी मतलब वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। तो ये मोमेंटम जो है, यानी एम वी, ये तुम उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किए हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी एफ प्रोपोर्शनल टू एम भी। ठीक है, ए प्रोपोर्शनल टू एम भी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ प्रोपोर्शनल टू एम भी, यानी मोमेंटम जो है फोर्स के साथ प्रोपोर्शनेट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब देखो,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम नहीं है, यानी इसके नीचे टी आ जाएगा। रुको इसको नीचे खाली करते हैं। इसके नीचे टी आ जाएगा, तो भाई साहब इसके नीचे अगर टी आ जाएगा तो v बाई टी क्या हो जाते हैं? हम लोग क्या जानते हैं, v बाई टी का मतलब ए एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज होते हैं, यानी v बाई टी हो जाता है a। तो v बाई टी की जगह हम लोग a लिख सकते हैं। तो a प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a में, a प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a में। तो इस लॉ से, सेकंड लॉ से हम लोग को देखने को मिलता है ए प्रोपो हाँ, ए प्रोपोर्शनल टू ए में। ठीक है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. As for example, a cricket player moves his hand backwards on catching a fast cricket ball to reduce the impact of the catching fast moving ball. मतलब जैसे कोई क्रिकेटर कैच लेता है, कैच लेने के तुरंत उसका हाथ देखना थोड़ा बॉडी की तरफ आ जाते हैं। जैसे कैच पकड़ा बॉल, तुरंत हाथ थोड़ा पीछे बॉडी की तरफ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बॉल आ रहा था उसका एक मोमेंटम था ना जी, उसका एक मोमेंटम था। तो और उसका बॉल का जो मोमेंटम था वो प्रोपोर्शनल था किसके साथ? उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हुआ है ना। मतलब बैट से कितना तेज मारा गया है फोर्स, अगर ज्यादा तेज मारा गया है यानी ज्यादा मोमेंटम क्रिएट हुआ है, और कम मारा गया है तो मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हाथ को पीछे लाया जाएगा तो उसमें क्या होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है ना। क्योंकि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, उसको तुम हाथ दे के रोकने का कोशिश कर रहे हो। यही तो है कैच। कैच करने का कोशिश मतलब क्या है? कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को तुम हाथ दे के उसको उसको रोकना चाहते हो, लेकिन वो तो मूविंग है। तो लॉ वन के अनुसार, फर्स्ट लॉ के अनुसार वो मूविंग रहना चाहते हैं। तो अब तुम क्या करते हो, हाथ को थोड़ा बॉडी की तरफ लाते हो, अ, ताकि थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाए। तो सेकंड लॉ में क्या बोला जाता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. A cricket player moves his hand backwards on catching a fast cricket ball to reduce the impact of catching the fast moving ball. अब थर्ड लॉ में आ जाओ। For every action, there is an equal and opposite reaction. Both both act on two different bodies. मतलब क्या? जैसे तुम किसी को थप्पड़ मारा, तो तुम एक एक्शन किया उसके गाल में, तो गाल भी उतना ही रिएक्शन तुम्हारे हाथ में देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, एक फोर्स तुम जो मारा उसका गाल पे हुआ, और गाल भी रिएक्शन देता है तुम्हारे हाथ में। वो हुआ हाथ पे, एक हुआ गाल पे, एक हुआ हाथ पे, यानी दो डिफरेंट बॉडीज में। So it is difficult to fix a nail on a freely suspended wooden frame because the wooden block is not resting against support. The block and nails both move forward on behind it. मतलब एक खाली में आसमान में कोई सस्पेंडेड वुडन फ्रेम है, तो उसको तुम जैसे ही उसमें तुम नेल डालने जाओगे, अपना नाखून डालने जाओगे, तो जैसे ही प्रेशर डालोगे वो पीछे जाता रहेगा, कभी नहीं डाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अपोजिट एक्शन काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे वो फिक्स हो जाएगा, जैसे ही तुम डालोगे वो तुमको तुम्हारे ऊपर रिएक्शन डालेगा, तो तब तुम नेल डाल सकते हो। ये हो जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया कुछ? बताओ।
फास्ट लॉ में हम लोग क्या देख लिए बताओ तो? फास्ट लॉ में देखे हैं कि भाई जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, जो मूविंग है या मोशन में है तो वो मूविंग मूविंग या मतलब मूव करते रहना चाहते हैं। और ऐसे को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग बास से एग्जाम्पल से हम लोग देखने का कोशिश किए। सेकेंड लॉ में क्या बोला जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और इसका एग्जाम्पल हम क्या देखें? क्रिकेट बॉल वाला। थर्ड में क्या देखें? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल अपोजिट रिएक्शन और बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इसका एग्जाम्पल हम वुडन ब्लॉक और नाखून वाला देख लिए। अब इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। मोशन का इक्वेशन, देयर आर थ्री इक्वेशंस फॉर मोशन ऑन a straight line. There are three equations for motion on a straight line with constant acceleration a. ठीक है, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ। v इजिकल टू यू प्लस एफ टी, ए टी भी बोल सकते हो। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, b square is equal to square plus 2as. V is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, a is to x acceleration. These are the three equation for motion on a straight line. ठीक है, जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a देखने को मिलता है। v is equal to u plus ft, या मतलब एक्सेलरेशन जो है उसको हम a भी लिखते हैं और कई बार कई किताब में f भी लिखा हुआ रहता है। तो जैसे भी तुम पढ़े हो उस हिसाब से याद रखना। v इजिकल टू यू प्लस एटी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और स्क्वायर इजिकल v स्क्वायर इजिकल टू स्क्वायर प्लस टू ए एस, v स्क्वायर इजिकल टू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। देखो यहाँ पर एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, एस से याद रखना भाई। डिस, डिस, डिस्टेंस होता तो डी होता ना, एस मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये याद रखना जरूरी है। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर इजिकल टू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। यहाँ पर एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a इजिकल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। s इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल। ठीक है, s हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। चलो फोर्स क्या है? एनी एक्शन व्हिच कॉजेज पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। देयर आर मेनली फोर फंडामेंटल फोर्सेस। क्या क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स लेकिन वीक, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स जो कि स्ट्रॉन्ग, और एक हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ए बॉडी परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन is acted upon a force which is directed toward the center of the circle. This is centripetal force. जो सेंटर की तरफ और जो सेंटर से बाहर, उसको हम बोल देंगे सेंट्रीफ्यूगल। तो बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स which is always directed towards the center of the circle. This is centripetal force. Or cyclist bends his body towards the center on a turn while turning to obtain the required centripetal force. समझ रहे हो? जब एक साइकिल में जा रहा है और कोई सर्कुलर टर्निंग में घूम रहा है, यानी एक सर्कुलर मोशन वहां पर क्रिएट हो रहा है। सर्कुलर मोशन जैसे क्रिएट होते हैं वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर काम करता है। तो इसीलिए उसी के कारण बॉडी उस तरफ बेंड हो जाता है। साइक्लिस्ट bends his body towards the center of a turn while turning to obtain the required centripetal force. Roads are banked at turns to provide the required centripetal force for taking a turn.
ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, दिस इज द स्यूडो फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रल फोर्स। तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज स्यूडो नोन एज स्यूडो फोर्स। देखो भाई, यहाँ पर फिजिक्स का बहुत डीप वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। जहाँ पर भी जनरल नॉलेज में फिजिक्स पूछा जाएगा तो ये मत समझना कि बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल पूछेगा फिजिक्स वाली, नीट वाली, या तो आईआईटी वाली। आईआईटी तो बहुत ज्यादा हो जाता है, नीट वाली भी नहीं पूछेगा। या बस सिंपल पूछेगा, तो पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो आंसर कर देना सेंट्रीफ्यूगल, बस खत्म। विच इज इक्वल एंड अपोजिट, ये भी जान लो कि सेंट्रीपेटल के इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल का। सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से बाहर, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ। इतना याद रखना है। सर्कुलर मोशन कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, है ना, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर। फिर देखने को मिलता है क्रीम सेपरेटर, एटसेट्रा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर जो है वो किस में काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रिंसिपल के ऊपर। क्रीम सेपरेटर जो है वो किस में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। ठीक है, इतना याद हो गया। चलो रिवेज रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े, क्या हो गया जी? हम्म। अरे भाई इतना, चलो, तो ये क्या हो गया? चलो, तो फोर्स हम लोग देखें, नेचुरल फोर्स जो है चार टाइप का होता है एक्चुअली। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। कई बार स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलता है, कई बार वीक न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी देखने को मिलता है। और फोर्स क्या होता है? एनी एक्शन व्हिच कॉजेस पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये ऐसा क्यों हो गया भाई? बहुत दिक्कत था। सब ठीक हो गया। चलो, देयर आर मेनली फोर फंडामेंटल फोर्स पूछेगा एग्जाम में। फंडामेंटल फोर्स का कितना है? देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्स इन नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चार हो जाता है, चार फंडामेंटल फोर्स। A performing a body performing circular motion is acted upon by a force. A body performing circular motion is acted upon by a force which is always directed towards the center of the circle. This is called centripetal force. और इसका opposite equal क्या हो जाएगा? Centrifugal. Cyclist bends his body towards the center in a turn while turning to obtain the required centripetal force. Roads are banked at turns. टर्न पे लोग रोड बैंक्ड होते हैं, क्यों? टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर टेकिंग ए टर्न। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाता है? ये स्यूडो फोर्स कह देते हैं इसको। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रोड में बैंकिंग क्यों दिया जाता है? हम्म, रोड में बैंकिंग क्यों दिया जाता है? ताकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मिल जाए। ठीक है, वो मिल जाए। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये स्यूडो फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है स्यूडो फोर्स होता है, जो कि इक्वल और अपोजिट होता है टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ट्रू फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल की सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल है ट्रू फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल है फॉल्स फोर्स, स्यूडो फोर्स। और एग्जाम्पल अगर पूछेगा कि सेंट्रीफ्यूगल में काम करते हैं ऐसा, तो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, और क्या हो जाएगा? क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काम करता है। ठीक है, याद रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी और क्रीम सेपरेटर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से काम करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से काम करता है, और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी हम लोग देख लिए। तो ये सब हमारा हो गया। अब छोटा करते हैं। देखो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे कि हम लोग ने बताया पहले ही कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम मतलब एम इंटू वी। और इसी को रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोल देगा तो नीचे टी आ जाता है, तो हो जाता है वी बाई, और ये वी बाई टी जो है इसको हम बोलते हैं के, यानी एक्सेलरेशन। तो हो जाता है एम ए।
और ये ए में जब ये आ जाएगा वो फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स। तो ये अलग बात है, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे। टू 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 टू। अरे भाई क्या हो गया? चलो अब लीनियर मोमेंटम की बात करेगा तो एम और वी करना होगा हम लोग को, ठीक है? एम वी लीनियर मोमेंटम। तो प्रोडक्ट ऑफ मास यानी एम और वेलोसिटी यानी वी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, हो गया। इम्पल्स क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इम्पल्स में जरूर ध्यान देना। इम्पल्स, इम्पल्स क्या है? इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट ए वेरी शॉर्ट टाइम, डेल्टा टी। अगर बहुत कम, टी मतलब क्या हो जाता है? टाइम। लेकिन डेल्टा टी ऐसे अगर कोई लिख देगा तो समझ जाना बहुत कम टाइम। और बहुत 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 कम टाइम तो डेल टी। बहुत 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 कम टाइम तो डेल टी। बहुत कम टाइम तो डेल्टा टी। टाइम तो टी। ठीक है? तो अगर वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी में कोई कोई फोर्स लगा दे, देन ए प्रोडक्ट ऑफ देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब हो जाता है क्या पता है? इम्पल्स मतलब हो जाता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी है, शॉर्ट टी। शॉर्ट टी मतलब टाइम, शॉर्ट टाइम, ठीक है? तो जाहिर सी बात है भाई, फोर्स का हम लोग देखे थे न्यूटन यूनिट होते हैं। और डेल्टा टी मतलब शॉर्ट टाइम, मतलब टाइम, टाइम हो जाएगा मतलब सेकंड, है ना? न्यूटन सेकंड। अरे यार क्या हो रहा है? ठीक है, न्यूटन सेकंड, इसलिए देखो। अब इसको और भी कोई बोल सकता है कि भाई नहीं नहीं, फोर्स को हम ऐसे बोलेंगे। फोर्स मतलब हो जाता है एम ए, एफ समान इजिकल टू, एफ इजिकल टू क्या होता है? एम एम ए होता है कि नहीं होता है? और ए मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एम बी बाई टी। तो ऐसा भी कोई लिख सकता है। एम मतलब के जी, और भी मतलब वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड, के जी मीटर, नीचे 2 सेकंड है, तो सेकंड स्क्वायर कर दो, हो जाएगा। ये वाला ये हो गया। और इसी, लेकिन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? इम्पल्स। तो देखो यहाँ पर तुमको दिखाता हूं मैं। भाई रैप करने के लिए इसको पोज के रखा तो ये फिर आ गया, बताओ क्या बताऊं तुम लोग को? परेशान कम है। चलो। हम्म यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इम्पल्स। इम्पल्स मतलब फोर्स अप्लाइड एट वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी। तो एफ को हम लोग देख लिया, ए इजिकल टू एम ए, और डेल्टा टी को हम बोल दिया डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब शॉर्ट टाइम, मतलब टाइम ही तो है यार। तो एम ए, और डेल्टा टी की जगह टी लिख देते हैं, टाइम ही तो है, और क्या है? और एम, और हम लोग ए मतलब जानते हैं वी बाई टी। तो वी बाई टी इंटू टी, तो टी काट हो गया तो एम भी हो गया। और एम भी क्या हो जाता है? मोमेंटम हो जाता है। इसीलिए मोमेंटम के साथ इम्पल्स को किया है, इजिकल सेम ही हो जाता है। ठीक है? अब ये तो ठीक है, एम भी हो गया। तो एम भी यानी इसका वो क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग देखेंगे तो एम यानी केजी कर देते हैं, और मीटर पर सेकंड कर देते हैं। उसका वेलोसिटी का, यानी केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
वही तो हुआ है, केजी मीटर पर सेकंड। और न्यूटन सेकंड भी बोल सकता है, क्योंकि एफ मतलब न्यूटन, टी मतलब सेकंड, न्यूटन सेकंड भी बोल सकता है। तो ये हो जाता है चीजें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम तो बहुत इजी चीज है, जिसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। इम्पल्स मतलब, इम्पल्स याद रखना, इम्पल्स मतलब थप्पड़, मतलब फोर्स बहुत कम टाइम में। थप्पड़ कैसे थप्पड़ मतलब थप्पड़ देने के बाद कोई हाथ गाल में मतलब रखा हुआ थोड़ी ना रहता है, गाल को मतलब हाथ हटा लिया जाता है तुरंत। तो बहुत कम समय के लिए फोर्स गाल में हाथ के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इम्पल में याद रखना, थप्पड़, फोर्स बहुत कम टाइम के लिए, यानी एफ क्रॉस डेल्टा टी। बाकी यूनिट आप ऑटोमेटिक डिराइव कर लोगे। ठीक है, इम्पल्स क्या हो जाता है, फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड द इम्पल्स, यानी एफ क्रॉस डेल्टा टी। ऐसा यूनिट हो जाएगा एफ डेल्टा टी, यानी न्यूटन सेकंड, और केजी मीटर पर सेकंड भी बोला जा सकता है। इम्पल्स हो जाता है फोर्स in very less time, force in very short time, that is impulse. Impulse is equal to force into delta t। ठीक है, इतना हो गया। यूनिट हो गया इसका न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, फ्रिक्शन आज हम शुरू नहीं करेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, फिर बाकी देखेंगे। ठीक है, दिक्कत, कल हम फ्रिक्शन शुरू करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू जीके भंडार, प्लीज हिट द लाइक बटन। राधे राधे।